नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। जनरल स्टडीज पेपर 3 के तहत ये टॉपिक न्यूज़ में है। सबसे पहली बात, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है और जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इनके द्वारा इसको एक कंडीशनल जो है एग्जाम्पशन दे दी गई है कि ये एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रोन्स की, तो भारत में अगर आपने ड्रोन उड़ाना है, ओके, तो यहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी तरह का ड्रोन जो है उसको आप नहीं उड़ा सकते हो। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो ये एक तरह की इलीगल एक्टिविटी है। ओके, तो इसके लिए आपको सजा हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको परमिशन लेनी है किसी ड्रोन को उड़ाने के लिए, तो इसी के लिए यहाँ पर बनाया गया है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। तो इसका मेन मकसद यही है। ये एक तरह का आईटी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन आईटी प्लेटफॉर्म है, जो कि हैंडल करता है यूआईएन को। इसके अलावा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट एप्लीकेशंस, और साथ ही साथ परमिशन टू फ्लाई आरपीएस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया। यहाँ पर सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी होती है। तो ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप विजिट करोगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, फिर आप लॉगिन करोगे। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर जिस भी तरह का आप ड्रोन यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं या जिसकी परमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके तहत आपको एप्लीकेशन जो है यहाँ पर दाखिल करनी होगी। तो यहाँ पर ड्रोन्स की भी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग उनके वेट्स हैं। ओके, जिसके हिसाब से यहाँ पर आपको परमिशन जो है ग्रांट होती है। ओके, जब आप एप्लीकेशन दायर करते हो उसके बाद। ओके, तो यहाँ पर मेजरली जो मकसद है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का वो यही है कि यहाँ पर परमिशन भी मिलेगी कि आप ड्रोन्स उड़ाओ, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा आपका जो यूएएन नंबर होगा उससे ये पता चलेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिससे ये पता चलता रहेगा कि कौन सा यहाँ पर ड्रोन जो है हवा में उड़ रहा है। ओके, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, पूरी जो है यहाँ पर जो डिटेल है ना आपके जो ड्रोन की, वो जो है यहाँ पर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के पास रहेगी कि आने वाले समय में उस ड्रोन का जो है कोई भी किसी तरीके का जो है मिसयूज वो ना हो सके। आगे बात करें आरपीएस की। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, और इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आरपीएस है ये भी एक तरह का सबसेट है यूएएस का। यूएएस का मतलब है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ओके, तो आरपीएस मतलब है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो यहाँ पर अगर बात करें आरपीएस की, ओके, तो यहाँ पर ये एसोसिएट होते हैं विद रिमोट पायलट स्टेशंस, required command and control links and any other components as specified in the type design। तो मतलब कि अगर एक पायलटेड एयरक्राफ्ट को उड़ाना है तो उसके साथ उसका कोई पायलट स्टेशन होगा जहां से जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा, जहां से उसको कमांड दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर उसके साथ की जो अदर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसको भी यहाँ पर साथ में जो है यहाँ पर रखा गया है, और जो भी इसका डिजाइन है वो भी। ओके, तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं आरपीएस की: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो यहाँ पर नैनो जो है, ओके, तो यहाँ पर इसका जो वेट है, ओके, वो 250 ग्राम या 250 ग्राम से कम होता है। ओके, तो इसके अलावा माइक्रो ये 250 ग्राम से ज्यादा होता है लेकिन 2 किलो से कम होता है। स्मॉल की बात करें 2 किलो से लेकर 25 किलो के बीच में। ओके, इसके अलावा जो मीडियम है 25 से 150 किलो के बीच में इसका वेट हो सकता है, और जो लार्ज है ये 150 किलो से ज्यादा इसका वेट होगा। ये जो नैनो के अलावा जितने भी यहाँ पर कैटेगरीज हैं, ओके, तो यहाँ पर इनका वेट ज्यादा है। मोस्टली जो यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए भी जो यहाँ पर ड्रोन्स यूज किए जाते हैं वो नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स हैं। ओके, तो यहाँ पर कोशिश यही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की मिस हैपनिंग, किसी भी तरह की इलीगल हैपनिंग जो है आने वाले समय में ना हो। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है इनसिक्योरिटी का वो रहता है चाइना और पाकिस्तान से। ओके, तो यहाँ पर किसी भी तरह का यहाँ पर बाहर से कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी कोई चैलेंज ना हो, तो यहाँ पर सरकार जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी सारा का सारा जो यहाँ पर डिटेल्स है उसको लेकर फिर ही आपको परमिशन देती है। आगे बात करते हैं व्हाट इज ड्रोन एंड यूएएस। ड्रोन इज ए लेमन टर्मिनोलॉजी फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर 3 तरह के सबसेट हैं इसके: रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट एंड मॉडल एयरक्राफ्ट। यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं इसकी। इसके अलावा बात करें एन एयरक्राफ्ट एंड इट्स एसोसिएटेड एलिमेंट्स विच आर ऑपरेटेड विद नो पायलट ऑन बोर्ड इज कॉल्ड एज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। सीधी सी बात, हम इसको यहाँ पर लफ्ज यूज करते हैं ड्रोन,
मतलब जहां पर कोई भी इंसान नहीं बैठता है, रिमोटली उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। कुछ ड्रोन्स ऐसे भी होते हैं जिनको सैटेलाइट्स के थ्रू भी कंट्रोल किया जाता है, ओके, जो लार्ज कैटेगरीज के ड्रोन्स होते हैं, ओके, जिनका जो वेट 150 किलो से ऊपर चला जाता है, ओके। तो यहाँ पर भारत सरकार इन ऐसे ड्रोन्स बना रही है, डीआरडीओ ऐसे ड्रोन्स बनाता है, उसको यूज भी करता है, ओके। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में, कॉमनली अगर बात करें तो वहां पर जो जरूरत पड़ती है परमिशन की, वो नैनो कैटेगरी के ही ड्रोन्स होते हैं मोस्टली। आगे बात करें एनपीएनटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो एनपीएनटी का मतलब है नो परमिशन नो टेक ऑफ। अगर आपके पास परमिशन नहीं है, ओके, तो आप यहां पर किसी भी तरह का जो है ड्रोन उसको नहीं उड़ा सकते हैं, ओके। तो यहां पर ये इलीगल होगा। सो नो परमिशन नो टेक ऑफ इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट enables एवरी आरपीए एक्सेप्ट नैनो। ध्यान रखिएगा, यहां पर नैनो कैटेगरी के ड्रोन की बात नहीं की जा रही है। टू ऑब्टेन ए वैलिड परमिशन थ्रू डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बिफोर ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, जितने भी तरह के यहाँ पर ड्रोन्स है जिनकी परमिशन ली जाती है, ओके, जिसके लिए आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में एप्लीकेशन देनी है, उसमें नैनो कैटेगरी का जो ड्रोन है वो शामिल नहीं है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर जो बेसिकली जो नॉर्मल यूज में जो यहाँ पर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट आते हैं वो नैनो कैटेगरी के ही हैं, ओके। तो यहाँ पर उनको परमिशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको कि आपको फॉलो करके चलना होगा। अगर उस रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करते हो, ओके, तो फिर वो इलीगल माना जाएगा। आगे है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस क्या होती है। सो कंट्रोल्ड एयर स्पेस इज एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस विद इन विच एटीसी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। सो एटीसी का क्या मतलब होता है, ओके। सो यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एटीसी बोलते हैं। तो ये मोस्टली इंस्टॉल होता है जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर, ओके। तो यहां पर इसका काम यही होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर जो हवाई पट्टी है उसके ऊपर जो ट्रैफिक आएगी एयरप्लेन्स की, उसको कंट्रोल करके चलना है। उसको कैसे मैनेज करना है कि जब पहला प्लेन उड़ जाएगा फिर दूसरे को परमिशन देनी है कि वो यहाँ पर लैंडिंग करे, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको मैनेज करके चलना पड़ता है। जितने भी यहाँ पर बिजी एयरपोर्ट्स होते हैं तो वहां पर सबसे टफ जॉब होती है जो यहाँ पर एटीसी में काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पर बहुत ही रिस्की ऑपरेशंस होते हैं, बड़े ध्यान से यहाँ पर काम करना होता है। बहुत सारे यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि जो एयरप्लेन है काफी समय तक जो है यहाँ पर एयरपोर्ट्स के आसपास ही घूमते रहते हैं, क्योंकि लैंडिंग की परमिशन बहुत लेट मिलती है, क्योंकि वहां पर रश बहुत ज्यादा होता है जो बिजी एयरपोर्ट्स है वहां पर। तो यहाँ पर कंट्रोल्ड एयर स्पेस वो है जो एटीसी के अंतर्गत आती है, ओके। अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस वो है जो यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सर्विस यहाँ पर जो है नहीं होती, ओके। सो कैनॉट बी प्रोवाइडेड फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, वहां पर प्रोवाइड भी नहीं की जा सकती, ओके। तो यहाँ पर ये दोनों में यहाँ पर कंपैरिजन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ रूल्स। अगर आपने जो नैनो कैटेगरी का ड्रोन भी उड़ाना है, ओके, तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिसको आपके फॉलो करके चलना है। सबसे पहले तो यहाँ पर है कि जितने भी ड्रोन्स हैं सिर्फ नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स को छोड़कर, ओके, जो यहाँ पर आप उड़ाएंगे उनको आपने रजिस्टर करवाना ही करवाना है, और वहां पर जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो भी इशू होगा, वो आपके पास होना चाहिए, ओके। उसी से जो है यहाँ पर टैली होगा आपका जो ड्रोन है और जो भी उसका डाटा रिकॉर्ड किया गया है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर परमिट चाहिए अगर आपने कमर्शियल ड्रोन ऑपरेशंस करने हैं, ओके। यहाँ पर भी नैनो कैटेगरी के अलावा बात की गई है, ओके। सो यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर दोज इन द नैनो कैटेगरी फ्लोन बिलो 50 फीट एंड दोज इन माइक्रो कैटेगरी फ्लोर बिलो 200 फीट। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जहां पर जो 50 फीट और 200 फीट की यहाँ पर उसके नीचे उड़ रहे हो तो वहां पर उनको परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे ऊपर अगर उड़ रहे हैं तो उनको वहां पर परमिट लेना होगा, ओके। तो यहाँ पर नैनो और माइक्रो दोनों कैटेगरीज की बात की गई है। आगे बात करें, ड्रोन पायलट्स मस्ट मेंटेन ए डायरेक्ट विजुअल लाइन ऑफ साइट एट ऑल टाइम्स व्हाइल फ्लाइंग। मतलब कि आपने जैसे भी अपना ड्रोन उड़ाना है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ओके। तो उससे कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर वर्टिकली आप ड्रोन उड़ा रहे हो सीधे सीधे तो यहाँ पर 400 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो ड्रोन, ओके, कैनॉट बी फ्लोन इन द एरिया स्पेसिफाइड एज नो फ्लाइंग जोन, ओके। तो उसके आसपास आपका ड्रोन नहीं उड़ना चाहिए। तो यहाँ पर नो फ्लाई जोन में कौन कौन से एरियाज हैं, जैसे एयरपोर्ट्स के आसपास या इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, ओके। यहाँ पर विजय चौक दिल्ली में, वहां पर भी आपका जो है ड्रोन नहीं उड़ना चाहिए। स्टेट सेक्रेटरीट कम्प्लेक्स इन स्टेट कैपिटल्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सो मिलिट्री कैंट के आसपास भी जो है यहाँ पर आपके ड्रोन्स नहीं उड़ने चाहिए। तो यहाँ पर आगे बात करें, परमिशंस टू फ्लाई इन कंट्रोल्ड एयर स्पेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग ए फ्लाइट प्लान
एंड ऑब्टेनिंग ए यूनिक एयर डिफेंस क्लियरेंस फाइट इंफॉर्मेशन सेंटर नंबर। तो यहाँ पर अगर आपने कंट्रोल एयर स्पेस के अंदर भी इसको उड़ाना है तो यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर जो है आपको यूनिक एयर डिफेंस क्लियरेंस जो है यहाँ पर लेनी होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप उसके एरिया के आसपास यहाँ पर कोई भी फ्लाइट ऑपरेशन कर रहे हो अपने ड्रोन के साथ। तो ये था सारा का सारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। आगे बात करते हैं हम इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो बात करें इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, तो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है फॉर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स। ओके, तो यहाँ पर ये रीजन्स हैं। ओके, सेमी अरिड ट्रॉपिक्स, तो यहाँ पर एक तरह का इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये मोस्टली क्रॉप्स की जो रिसर्च है उसके ऊपर काम करता है कि अच्छी जो क्वालिटी की क्रॉप्स है उनको डेवलप किया जाए और उनको पहुंचाया जाए उन लोगों तक जहां पर इसकी जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर इसके कुछ विजन है, मिशन है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं विजन क्या है। ये प्रॉस्पेरस फूड सिक्योर एंड रेजिलेंट ड्राईलैंड ट्रॉपिक्स, मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज जहां पर सूखा पड़ा रहता है। ओके, तो सेमी अरिड ट्रॉपिक्स एरिया सारे यही हैं जहां पर फसलें बहुत कम होती हैं, जहां पर अकाल की सिचुएशन रहती है। ओके, तो यहाँ पर इन सिचुएशंस में अच्छी जो है क्रॉप्स यहाँ पर मिले लोगों को, वहां पर वो कोई भी यहाँ पर मतलब भूखा ना सोए। तो यहाँ पर इस चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस करता है। ये इसका विजन है, मिशन है टू रिड्यूस पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द ड्राईलैंड ट्रॉपिक्स। देखिए, अगर ड्राईलैंड की बात करें तो इन एरियाज में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी काफी बड़े पैमाने पर है, मतलब कि जमीन सूखती जा रही है, वहां पर फसल जो है वो उग नहीं पा रही क्योंकि पानी की जो नमी है वही खत्म हो गई है, सूखा पड़ गया है, तो फसल कैसी होगी। तो ऐसी सब सिचुएशंस को यहाँ पर जो है टैकल करके चलता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ये अब एक स्लोगन भी दे रहे हैं, वी बिलीव ऑल पीपल हैव ए राइट टू न्यूट्रिशियस फूड एंड ए बेटर लिवलीहुड। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसको सही करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिमांड ड्रिवन इनोवेशन, वी डेयर टू डू इट। सो वैल्यूज इंक्लूसिव कल्चर, वी नॉट मी, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, इंस्पायरिंग योरसेल्फ एंड अदर्स, स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टम्स थिंकिंग टू चेंज, टू ग्रो एंड इम्प्रूव। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का और काफी कंट्रीज में जो है काफी अच्छे से ये काम भी कर रहा है। और अगर बात करें भारत की तो इसका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वह है पतनचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में। इसको बनाया गया था 1972 में। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो CGIAR। ओके, और इसके बाद इसका जो मोटो है वो है साइंस ऑफ डिस्कवरी टू साइंस ऑफ डिलीवरी। इसके जो फाउंडर्स थे वो थे MS स्वामीनाथन, C फ्रेड बेंटले, राल्फ कमिंग्स। ओके, तो यहाँ पर MS स्वामीनाथन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हैं। अगर भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो आप मुझे इनके बारे में बताइए कि इनको भारत में यहाँ पर क्यों प्रसिद्धि मिली है, किस काम के लिए यहाँ पर इनको जाना जाता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। सन 1992 से हर साल ये एक्सरसाइज होती है। इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है और जो अरेबियन सी वाला रीजन है, यहाँ पर जो है हर साल ये एक्सरसाइज होती है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा जनरल स्टडी थर्ड है, ओके, GS थर्ड जो यहाँ पर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो इसके तहत यहाँ पर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो इसके तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज 2020। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इसका जो है सेकेंड फेज वो स्टार्ट हो चुका है और सेकेंड फेज जो चल रहा है वो अभी अरेबियन सी, जो नॉर्दर्न अरेबियन सी है वहां पर जो है यहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है। ये नेवल एक्सरसाइज है, ये चलेगी 17 से लेके 20 नवंबर 2020 तक। और आगे बात करें मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, ये जो मालाबार सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है ये स्टार्टिंग में शुरू हुई थी US और इंडिया के बीच में 1992 में। ओके, तो यहाँ पर इसका जो स्कोप था वो था कि जो यहाँ पर इंडियन ओशियन रीजन है, ओके, जितना भी यहाँ पर भारत का सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, इसके अलावा जितना भी इंडियन ओशियन का रीजन है, यहाँ पर जो पीस है उसको मेंटेन रखा जाए। किसी भी तरह का जो यहाँ पर चाइना जो है यहाँ पर किसी की तरह का अपना इन्फ्लुएंस ना दिखाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से 1992 से ये जो है बाइलेटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज इंडिया और US के बीच में हो रही है। और बात करें यहाँ पर जापान की, तो यहाँ पर 2015 में इसने ज्वाइन किया था मालाबार एक्सरसाइज को, और ऑस्ट्रेलिया ने इसी साल ज्वाइन किया है 2020 में। और
नवंबर के पहले हफ्ते ही अभी यहाँ पर फेज 1 की एक्सरसाइज हुई है। ये बे ऑफ बंगाल में हुई थी, विशाखापट्टनम का जो यहाँ पर कोस्टल एरिया है वहां पर हुई थी। तो अभी का जो फेज 2 है ये जो है यहाँ पर नॉर्दर्न अरेबियन सी है वहां पर जो है हो रहा है। तो यहाँ पर ये 24th एडिशन है, याद रखिएगा 24th एडिशन है मालाबार एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर जो मुल्क यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल 4 यहाँ पर 4 वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो यहाँ पर ये चारों की चारों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं। तो यहाँ पर मैरीटाइम इश्यूज के ऊपर आपस में यहाँ पर तालमेल बनाकर चलते हैं। ओके, तो जितना भी इंडो पैसिफिक रीजन है, ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर पैसिफिक रीजन को भी यहाँ पर टच करता है और इंडियन ओशन रीजन को भी टच करता है। और जापान का भी यही सिचुएशन है, जापान पैसिफिक और इंडियन ओशन। ओके, बेसिकली जापान जो है यहाँ पर पैसिफिक ओशन को टच करता है, लेकिन उसकी भी काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशन रीजन में। तो यहाँ पर ये चारों इकट्ठे होकर जो है यहाँ पर नेवल एक्सरसाइज करते हैं, आपस में जो भी स्ट्रेंथ होती है उसको आपस में कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई जाए, एक दूसरे से सीखते हैं। ओके, मिलकर काम करने की यहाँ पर जो है बात करते हैं। तो यहाँ पर एक और बात करें तो इन चारों कंट्रीज का एक और भी ग्रुप है, ओके, जिसका नाम है क्वाड। तो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंस है मालाबार एक्सरसाइज के। सबसे पहले तो यही बात है कि पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है यहाँ पर ये मेंटेन करनी है इंडियन ओशन रीजन में। दूसरा है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इसको काउंटर करना है इंडियन ओशन रीजन में। तीसरा है जो क्वाड ग्रुप है, देखो क्वाड ग्रुप जो है अपने आप में अलग से ग्रुप था, तो यहाँ पर भी ये चारों इकट्ठे हो गए हैं, तो एक तरह का मतलब इनको और मजबूती मिल गई है। ओके, तो लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, अगर इंडियन सब कॉर्डिनेट रीजन की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी इंप्रूवमेंट आती है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये चारों मुल्क मिलकर एक्सरसाइज करते हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है यहाँ पर हम डालते हैं जितने भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान है और जैसे चाइना है। ओके, तो इनके ऊपर तो और साथ ही साथ हम सेफ गार्ड लेकर चलते हैं यहाँ पर जो इंडियन ओशन रीजन की छोटी छोटी कंट्रीज है, जो कि भारत की यहाँ पर फ्रेंडली नेबर कंट्रीज है, जैसे मालदीव्स है, कोमोरोस है, ओके, सेशेल्स है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है। तो इसकी तरह और भी बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जो यहाँ पर भारत की फ्रेंडली कंट्रीज है, तो उनकी भी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी यहाँ पर देख के चलते हैं। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ये न्यूज में है। तो यहाँ पर ये जो जनरल स्टडी पेपर 3 है तो उसका टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, तो उसके तहत यहाँ पर ये टॉपिक न्यूज में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्यों न्यूज में है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, यहाँ पर इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ फॉर द एडवाइजरी सर्विसेज ऑन एसेट मैनेजमेंट, मतलब कि एसेट मोनेटाइजेशन। तो एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से जो है यहाँ पर एडवाइस ली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है इसके ऊपर भी मैं अभी बात करूंगा। तो फिलहाल आगे बात करते हैं डाइपैम। ओके, यहाँ पर क्या करेगा, जितना भी यहाँ पर नॉन कोर एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनकी जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगी। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर बेच दिया जाएगा किसी और अदारे को। ओके, फॉर एग्जांपल वो सरकारी अदारा भी हो सकता है, ठीक है, जो हो सकता है कि जहाँ प्राइवेट अदारा भी हो सकता है, किसी भी जगह पर यहाँ पर जो है डिसइन्वेस्टमेंट जो स्टेक है उसको बेचा जा सकता है। इसके साथ ही इसको बंद भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो एनिमी प्रॉपर्टी है, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है इसके ऊपर भी मैं अच्छे से बात करूंगा। तो यहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टी को भी बेचकर जो है यहाँ पर 100 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है यहाँ पर भारत सरकार जो है जुटाने की कोशिश में है कि ये जो पैसा है, जहां पर देखो कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा एंटरप्राइज, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि भारत सरकार के अधीन है, जो कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही, मतलब बेकार पड़ी है, तो वहां पर भारत सरकार या तो उसको बेचने की कर रही है या फिर वहां पर डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है कि यहां पर अपना स्टेक कम कर दे और जो फॉरेन कंपनी है या फिर कोई भी यहां पर डोमेस्टिक कंपनी है उसको ज्यादा शेयर जो है उसको दे दिया जाए। तो इस तरीके से यहां पर पैसा आएगा। अगर शेयर भी किसी को देते हैं तो वहां से भी पैसा आएगा। तो ये एक तरह की नॉन कोर यहाँ पर एसेट्स है गवर्नमेंट के, ओके, जहां पर कुछ वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही भारत सरकार की, तो उनको यहाँ पर जो है इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर डाइपैम हैज ए फ्रेमवर्क फॉर मोनेटाइजिंग नॉन कोर एसेट्स। तो यहाँ पर पैसा ही निकालना है किसी ना किसी तरीके से। तो अभी बात करते हैं हम अच्छे से कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है। सो एसेट मोनेटाइजेशन, व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग assets into economic value is termed as asset monetization।
फॉर एग्जाम्पल रेलवेज एनिमी प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब ऐसा प्रोसेस, इसी प्रोसेस के ऊपर जो है यहाँ पर एडवाइजरी लेगी भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से, जिसका अभी डाइपैम ने एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। तो यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू मतलब कोई भी एसेट है भारत सरकार का, अगर रेलवेज के रूप में भी बात करें तो बहुत सारा एसेट है भारत सरकार का जो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ओके, ऐसे ही मतलब ओपन पड़ा हुआ है, वहां पर वो किसी भी यहाँ पर यूज में नहीं है, तो भारत सरकार उसको बेच सकती है। ओके, उसको बेचने के बाद क्या होगा, पैसे आएंगे, तो उसी पैसे से भारत सरकार जो है जिस मकसद के लिए आगे पैसा यूज करना चाहती है तो वहां पर करेगी। तो देखिए अभी कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते भारत सरकार के पास रेवेन्यू इतना अच्छा खासा आया नहीं है। तो रेवेन्यू अगर अच्छा खासा नहीं आया तो भारत सरकार और तरीके अपनाएगी जो कि जो पैसा है उसको जहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। अभी नया बजट भी आने वाला है 2021 में, फरवरी महीने 1 फरवरी को 2021-22 का बजट जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। तो वहां पर भी सरकार को पैसे चाहिए बजट में, यहाँ पर अगर अलग अलग स्कीम्स में पैसे बांटने हैं तो यहाँ पर भारत सरकार इस तरीके से यहाँ पर पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए एनिमी प्रॉपर्टी यहाँ पर वो प्रॉपर्टी है, ओके, जहां वो एसेट है जो यहाँ पर जो है भारत सरकार जो है यहाँ पर मैनेज करके चलती है। ओके, तो हालांकि वो प्रॉपर्टी किसी और की थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान की डिवीजन हुई, इंडिया पाकिस्तान, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर लोग रह रहे थे जो बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, तो इंडिया में प्रॉपर्टी काफी थी उनकी। ओके, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज ओके जो पहले उन लोगों की थी जो पहले इंडिया में रहते थे बाद में पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम एनिमी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ओके, एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो बिल्कुल वैसे ही चाइना के साथ है। जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई तो बहुत सारे चाइनीज जो थे यहाँ पर जो कोलकाता में व्यापार करने आते थे वो यहाँ पर सब कुछ छोड़कर चले गए वापस चाइना, तो वहां पर उनकी भी प्रॉपर्टीज थी, तो वो भी जो है एनिमी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इनको बेचकर भी यहाँ पर सरकार जो है पैसा जुटाएगी। ओके, तो यहाँ पर 3000 करोड़ के आसपास की रकम जो है जो भारत सरकार जुटा सकती है। सो एनिमी प्रॉपर्टी रेफर्स टू प्रॉपर्टी और एसेट्स held or managed on the behalf of enemy subject or an enemy company. It also refers to assets left behind by the individuals who migrated to Pakistan or China and are no longer citizens of India. These assets include land, buildings, shares held in companies, jewelry of citizens of enemy countries. तो ये सब चीजें आती हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एनिमी प्रॉपर्टी भी, तो यहाँ पर इसको भी बेचकर सरकार पैसा जुटाएगी। सो देखिए ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन यहाँ पर कोविड-19 से पहले ही ओके 2019 में जब इलेक्शन होने थे, ठीक है, तो उससे पहले ही भारत सरकार ने क्या कर दिया था, यहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टीज ओके इनको काफी हद तक तभी बेच दिया था। ओके, तब यहाँ पर 1 लाख करोड़ के आसपास की राशि जो थी वो जुटाई गई थी भारत सरकार की ओर से एनिमी प्रॉपर्टीज को बेचकर। ओके, तो अभी इतनी ज्यादा एनिमी प्रॉपर्टी नहीं बची है। ओके, इसीलिए अभी जो है 3000 करोड़ के आसपास की अमाउंट बन रही है जो भारत सरकार को आएगी। ओके, सो देखिए पहले भी सरकारें थी, वहां उस समय भी एनिमी प्रॉपर्टी थी। ओके, तो यहां पर अभी जरा जरूरत थी, अगर वो पैसे पहले ना यूटिलाइज किए होते तो अब यूटिलाइज हो सकते थे अच्छे से। ओके, तो यहां पर ये चीजें भी हैं, हमें देखकर चलनी होगी। अगर आप अच्छे इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हो तो आपकी दूरअंदेशी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी में क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग पहले से तैयारी करके चलो। आगे यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के बारे में। तो यहाँ पर एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको बनाया गया था 1968 में, और इसको बनाया गया था जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 1965 की उसके बाद में। तो यहाँ पर जितनी भी पाकिस्तानी नेशनल्स की प्रॉपर्टी इंडिया में रह गई थी, तो यहाँ पर उसकी सारी कस्टडी जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली गई थी इस एक्ट के बाद। ओके, तो ऑनरशिप जो थी वो पास हो गई थी कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर जो थी यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई थी। तो आगे 2017 की बात करें तो यहाँ पर फिर से एक अमेंडमेंट हुई थी, एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017 में लाया गया था। तो यहाँ पर उस समय के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स थे किरण रिजिजू जी। ओके, तो अभी के लिए ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं। ओके, ध्यान रखिएगा किरण रिजिजू, जो अभी का जो दूसरी यहाँ पर टर्म चल रही है मोदी सरकार की उसमें। तो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की थी, तो जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहले था
सो यहाँ पर बिल अमेंड्स द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 टू वेस्ट ऑल राइट्स, टाइटल्स एंड इंटरेस्ट ओवर एनिमी प्रॉपर्टी इन द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। तो इसकी कस्टडी में जाएगा सब कुछ, चाहे जितने भी राइट्स हैं, चाहे टाइटल्स हैं, चाहे इंटरेस्ट हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ भी जो भी एनिमी प्रॉपर्टी होगा उसके रिगार्डिंग सब कुछ जो है यहाँ पर भारत के पास जाएगा। सो कहने का मतलब कुछ खामियां रह गई थी जो 1968 वाला एक्ट था, उसको दोबारा से यहाँ पर सही किया गया। सही करने के बाद फिर उनकी वैल्यू निकाली गई, फिर बाद में उसको बेचा गया। तो आगे बात कर रहे हैं, द बिल डिक्लेयर्स ट्रांसफर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी बाय द एनिमी कंडक्टेड अंडर द एक्ट टू बी void. Okay, so this applies retrospectively to transfer that have occurred before or after 1968. तो यहाँ पर सिंपली यही बात कर रहे हैं कि 1968 उससे पहले या बाद में जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रांसफर हुई है उस सब की यहाँ पर कस्टडी जो है वो भारत सरकार की होगी। ओके, तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट यही बोल रहे हैं कि द बिल प्रोहिबिट सिविल कोर्ट्स एंड अदर अथॉरिटीज फ्रॉम एंटरटेनिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एनिमी प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट यहाँ पर क्लेम किया जाता है तो यहाँ पर जो भारत की सिविल कोर्ट्स हैं और जो अदर अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पर जो है दखल जो है नहीं दे सकती। तो ये भी यहाँ पर ये बिल का कहना था। बाद में इसको एक्ट बना दिया गया 2017 में। और आगे बात करें तो राज्यसभा में भी ये 10 मार्च 2017 को बिल पास हो गया था। ओके, उसके बाद द बिल विद अमेंडमेंट्स मेड इन द राज्यसभा वाज पास्ड बाय लोकसभा ऑन 14 मार्च 2017। तो बाद में ये एक्ट बन गया जब प्रेसिडेंट के साइन हो गए इसके ऊपर। तो अभी बात करते हैं नॉन कोर एसेट्स के बारे में। तो यहाँ पर नॉन कोर एसेट्स क्या होते हैं, जहां पर ये वो एसेट्स हैं जो ऐसे ही पड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर इनको बेचकर जो है कोई भी चीज, कोई भी कंपनी जो है पैसे जुटा सकती है, जरूरी नहीं भारत सरकार। ओके, भारत सरकार के भी अपने नॉन कोर एसेट्स हैं, तो ऐसे ही और जो कंपनीज हैं उनके भी नॉन कोर एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर नॉन कोर एसेट्स आर एसेट्स दैट आर आइदर नॉट एसेंशियल और सिंपली नो लॉन्गर यूज्ड इन एन कंपनीज बिजनेस। मतलब कोई काम के नहीं रहते हैं जब। सो नॉन कोर एसेट्स आर ऑफन सोल्ड व्हेन ए कंपनी नीड्स टू रेज कैश। तो पैसा बनाने के लिए ही कंपनी इनको बेचती है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कंपनी के पास कोई कैपिटल है, कहने के बाद मतलब है मशीनरी है, तो 10 या 20 साल बाद, 30 साल बाद मशीनरी वो पुरानी हो जाएगी, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा नई मशीनरी के साथ। तो पुरानी मशीनरी अगर किसी जगह स्टॉक पे रखी है तो कंपनी चाहेगी कि मैं इसको बेचूं। जब उसको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है या पैसे की प्रॉब्लम आती है तो वहां पर कंपनी क्या करेगी, ऐसी जितनी मशीनें स्टॉक में रखी होंगी जो यूज करके रखी हुई है साइड पे, तो उनको बेच देगी। तो वहां पर बेचने के बाद क्या आएगा, पैसा आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड हैंड मशीन होगी वो भी बिक जाएंगी और पैसा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज होती है। ओके, तो भारत सरकार भी यहाँ पर ऐसे ही अपने नॉन कोर एसेट्स को बेचकर ही पैसा जुटा रही है। सम बिजनेसेस सेल देयर नॉन कोर एसेट्स इन ऑर्डर टू पे डाउन डेट। कुछ कर्जा उतारने के लिए भी यहाँ पर बेचना पड़ता है कईयों को। Although non-core assets are not critical to companies' core operations, they do have value and can generate a return on investment. तो यहाँ पर इन जो नॉन कोर एसेट्स होते हैं इनका कंपनीज के डेली ऑपरेशंस में कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, ये एक्स्ट्रा चीजें पड़ी होती हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है, तो इनको यहाँ पर बेच दिया जाता है। तो जिससे कि एक पैसा आता है, ठीक है, उसी पैसे को दोबारा से इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है और एक रिटर्न के तौर पर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो रेलवे में भी जैसे देखो बहुत सारा यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है रेलवे का वो वैसा ही बिखरा पड़ा होता है, तो वहां पर उसको भी अगर यूज किया जाए तो वहां पर भी काफी पैसे बनते हैं। तो ऐसा ही हुआ था जब लालू प्रसाद यादव मिनिस्टर ऑफ रेलवे थे, यूपीए की जो सरकार थी, यूपीए 1 की जो सरकार थी, तो वहां पर उन्होंने ऐसा ही किया था कि रेलवे का जितना भी बाहर कबाड़ पड़ा था, क्योंकि जैसे रेलवे की पटरियां हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई भी सामान था, या बोगियां हो या इंजन हो, मतलब जो किसी काम के नहीं थे ऐसे पड़े हैं कबाड़ में, तो उन सबको बेचा था। तो उसके बाद जो इंडियन रेलवे थी वो 70,000 करोड़ के प्रॉफिट में चली गई थी उस समय में। तो उस समय जो रेट्स थे, जो किराया था वो भी बहुत कम था, किराया कम होने के बावजूद भी वो 70,000 करोड़ के प्रॉफिट में थी। तो ये चीजें हैं, इससे रिटर्न बढ़ती है, पैसा आता है। तो यहाँ पर भारत सरकार भी अपने जो नॉन कोर एसेट्स हैं उनको यहाँ पर बेच रही है पैसा जुटाने के लिए, कि उस पैसे को अच्छे पर्पस के लिए आगे जहां पर भी यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है वहां पर यूज किया जाए। और अभी हम बात करेंगे डाइपैम के बारे में। ओके, तो यहाँ पर ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका विजन क्या है,
इसका विजन यही है, प्रमोट पीपल्स ओनरशिप ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू शेयर इन द प्रॉस्पेरिटी थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब उनका शेयर बेचना, ठीक है, जो मतलब अभी काम के नहीं है, जितने भी यहाँ पर सीपीएसईज हैं भारत में। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सीपीएसई, अगर सीपीएसई में पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, भारत सरकार इन्वेस्ट भी कर रही है, तो उसको मैनेज भी करना और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जो है फोकस करना, और जो गवर्नमेंट का जो भी रिसोर्सेज यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कोशिश करनी है, जितना भी खर्चा सरकार करती है तो यहाँ पर उसको मैनेज करके चलना है। ओके, तो मिशन जो है यही है कि जो सीपीएसईज हैं इनको लिस्ट करना स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर, जो भारत का स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो यहाँ पर डीपैम का ही काम है कि इनको लिस्ट करना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जितने भी भारत सरकार के सीपीएसईज हैं। ये भी बहुत बड़े अदारे होते हैं, छोटे मोटे अदारे नहीं होते हैं। ओके, जैसे एक बड़ी प्राइवेट कंपनी होती है उसी के जैसे होते हैं ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर इनको स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी यहाँ पर लिस्ट किया जाता है। ओके, टू प्रमोट पीपल्स ओनरशिप थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पर इसके शेयर्स बेचे जाते हैं आम पब्लिक को, जैसे आम पब्लिक आम शेयर्स खरीदते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के, फॉर एग्जांपल जियो के शेयर खरीदते हैं, तो वैसे इन सरकारी कंपनीज के भी शेयर खरीदे जाते हैं। ओके, तो आम लोग इसके शेयर भी खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सीपीएसईज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का काम किया जाता है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखा जाता है। अगर सीपीएसईज की एफिशिएंसी अच्छे से बढ़ेगी तभी तो शेयर होल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे। अगर शेयर होल्डर्स को वापस रिटर्न ही नहीं आएगा फिर वो ट्रस्ट टूट जाएगा, ठीक है, तो विश्वास नहीं होगा तो अगली बार पैसा भी नहीं लगाएंगे वो। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट होती है, मतलब जो है शेयर होल्डर्स हैं अपना पैसा वापस ना खींच लें। टू ब्रिंग इन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इन सीपीएसईज थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एश्योरिंग देयर ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी, तो बहुत अच्छी इनकी कंट्रीब्यूशन है, बड़े पैमाने पर ये उद्योग लगे हुए हैं, तो इनको यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है, तो यहाँ पर ये शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट इनको आती है, तो यहाँ पर अच्छे से इनको जो है यहाँ पर ऑपरेट करती है यहाँ पर डीपैम। ओके, और लास्ट है अडॉप्ट ए प्रोफेशनल अप्रोच फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ सीपीएसईज इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एम्ड एट एक्सपेंडिंग पब्लिक पार्टनरशिप इन ऑनरशिप ऑफ सीपीएसईज, तो यहाँ पर प्रोफेशनल अप्रोच लेकर चलती है कि कैसे मैनेज करना है, तो ये मैनेजमेंट ही है। अगर अभी जो वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया ना डीपैम ने, तो ये यहाँ पर यही चीज सीख रहे हैं ये कि एडवाइजरी मिलेगी, सलाह मिलेगी वर्ल्ड बैंक से इनको, तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की सलाह पर काम करेंगे कि कैसे यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पर इन चीजों को यहाँ पर सीखा जाता है। तो यहाँ पर ये सब काम नेशनल इंटरेस्ट में होता है, भारत के हित में होता है। अगर किसी से सीख कर चीज कर रहे हैं तो वहां पर फायदा ही होगा देश का। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर एम किया जाता है कि पब्लिक पार्टनरशिप जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़े आने वाले समय में। और यहाँ पर आखिर में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पर लोन्स और ग्रांट जो है प्रोवाइड करता है अलग अलग देशों की सरकारों को। और कौन कौन से देशों की सरकारों को, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के यहाँ पर ग्रुप में आती हैं उनको। ओके, तो वहां पर कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर पैसा देता है, जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में, यूएस में। इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और इसको बनाया गया था जुलाई 1944 में थ्रू ब्रेटन वुड्स। ओके, तो यहाँ पर इसकी सब्सिडरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी सब्सिडरी कौन है। ओके, तो यहाँ पर आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इसका सब्सिडरी है वर्ल्ड बैंक का। ओके, तो यहाँ पर इसका काम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा वर्ल्ड बैंक का काम होता है। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो इस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर हर एक वो चीज डिस्कस हुई है जो यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकती है। ओके, तो यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर दोबारा से वीडियो को सुनेगा और अच्छे से दोबारा इसको रिमाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।